नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कुछ हट करके है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, उनकी एक गुजरात में मूर्ति बनाई गई है मोदी सरकार द्वारा, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वर्तमान में। उसमें लागत आई थी 3000 करोड़। तो उस 3000 करोड़ को लेकर के गणित के मिस कैलकुलेशन की वजह से कुछ लोगों में गलतफहमी बस गई है। मैं न ही भारत सरकार का पक्षधर हूं और न ही भारत सरकार का विरोधी हूं। मैं केवल आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि वाकई में जो 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसको अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस समय निकाला जाता तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता। मेरे पास बहुत मैसेज आया, ग्रुप में मैसेज आया। एक मैसेज तो ऐसा आया जिसमें लिखा गया था कि भारत सरकार ने जो 3000 करोड़ रुपए खर्च किया है, अगर वही भारत के नागरिकों को दिया जाता तो प्रत्येक नागरिक को 2,40,00,000 रुपए मिलता। 2,40,00,000। समझिए, भारत की जनसंख्या है 125 करोड़, अब तो 135 करोड़ के आसपास है। उस समय की बात, 2018 की बात मैं कर रहा हूं। अभी मैं आपको लास्ट में मूर्ति से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहले आप इसे ये समझ लीजिए। तो 2,40,00,000 एक व्यक्ति को मिल रहा है। इसका मतलब अगर एक ही घर में पति पत्नी है तो 4,80,00,000 रुपए मिलना चाहिए उसके हिसाब से। ऐसा मैसेज आया तो मेरा तो माथा ही चकरा गया कि अरे बाप रे, ऐसा भी है। एक दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था कि 2,40,000, 2,40,000 मतलब 2 और 40 का ही कॉम्बिनेशन था। हमने कहा चलो यहां तो कुछ कम हुआ, प्रति व्यक्ति को 2,40,000 ही मिल रहा है। फिर एक तीसरा मैसेज आया कुछ दिनों के बाद, मतलब इन्हीं मैसेज की प्रतिक्रिया में, क्योंकि पहले लोग ध्यान नहीं दिए। जब इस तरह के मैसेज खूब वायरल होने लगे तो लोग खुद कैलकुलेटर से मतलब निकालने लगे, कैलकुलेशन करने लगे कि वाकई में एक व्यक्ति का कितना आएगा। तो एक मैसेज आया जिसमें लिखा था 24 रुपए। तो यहां भी 2 और 4 वही कॉम्बिनेशन चल रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 2 4 2 4 और 2 4, इसका मतलब कि मामला जीरो का है, यानी गणित का ही कैलकुलेशन गड़बड़ है यहां पर। तो आज मैं इसको सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूं कि न 2,40,00,000 है, न 2,40,000 है, बल्कि सिर्फ 24 रुपए प्रति व्यक्ति के हिस्से में आएगा। तो कैसे आएगा, अब इसको आप समझिए। तो पहले हम इसे शब्दों में लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। 3,000 करोड़। भारत की जो जनसंख्या थी उस समय के हिसाब से वो थी 125 करोड़, जो मैसेज में चर्चा की गई थी, घूम रहा था, वायरल हो रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 125 करोड़। अब इन दोनों को आप अंकों में लिखिए। 3,000 करोड़ को हम अंकों में अगर लिखेंगे तो देखिए, आपको मैं विस्तार से समझाता हूं। पहले आप लिख दीजिए 3,000। 3,000 हो गया। अब 3,000 में 1 करोड़ से गुणा कर दीजिए। ध्यान रहे 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 1 के आगे आप 7 जीरो लगा दीजिए। तो 3,000 गुणित 1 करोड़, तो 3 के आगे 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको पढ़िए, ये क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसका मतलब 30 अरब रुपए खर्च हुआ। तो 3,000 करोड़ का मतलब हो गया 30 अरब रुपए। क्लियर हो गई बात? इसको मैं यहां शब्दों में भी लिख दूं, 30 अरब। अब आइए, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, तो 125 में फिर से आप 1 करोड़ का गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा? 125 के आगे 7 जीरो। अब इसे पढ़िए, क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब 25 करोड़। 1 अरब
25 करोड़। तो जो 125 करोड़ जनसंख्या है उसे आप क्या पढ़ेंगे, 1 अरब 25 करोड़, और जो 3000 करोड़ है रुपए उसको आप पढ़ेंगे 30 अरब। हमें निकालना है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना धन आएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति खर्च। प्रति व्यक्ति खर्च निकालने के लिए पूरे खर्च में जितनी जनसंख्या है उसका भाग कर दीजिए। तो पूरा खर्च कितना आया है, 30 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 125। 1 2 3 4 5 6 7 भाग करिए। कैलकुलेटर में अगर आप इसको लिख करके भागा इतना कर देंगे सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन आपको मैं समझाता हूं। 7 जीरो नीचे है तो 7 जीरो ऊपर वाला भी कट जाएगा। 7 जीरो से 7 जीरो कैंसिल, सीधा सीधा आपका यहां बचा 3000 बटे 125। आप ये काम यहां भी कर सकते थे, 3000 गुणित 1 करोड़, फिर यहां 125 गुणित 1 करोड़, तो 1 करोड़ से 1 करोड़ सीधा कैंसिल हो गया। अब बचा 3000 भागा 125, 3000 भागा 125, तो 25 के पहाड़े में दोनों आएगा। 25 1 कम 25, 25 दूना 50, 25 जीरो में जीरो, 120 ऊपर आ गया, 25 पंचे 125 यानी कि 5 नीचे आ गया, 24। तो प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ है, 24 रुपए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसका मल्टीप्लाई, कैसे इसका डिवीजन करते थे, भाग कैसे करते थे। जो 2 करोड़ 40 लाख आ जाता था या कभी कभी 2,40,000 आ जाता था। ये तो बहुत सिंपल गणित है, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 24 रुपए भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से आया है तो ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 125 करोड़, अब 135 करोड़, तो इसके हिसाब से तो बहुत अधिक धन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अब देखिए, अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 5000 है। अब 5000 की जनसंख्या में छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, स्त्री हैं, सब कोई है, वोटर हैं, नॉन वोटर सब हैं। अगर 5000 की जनसंख्या है और प्रत्येक व्यक्ति का 24 रुपए खर्च जोड़ दिया जाए तो 24 पंचे 120, 1 2 1 2 3, 1,20,000 रुपए आया। यानी एक साधारण से छोटे से गांव से 1,20,000 रुपए आया है। और भारत में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, छोटे भी गांव हैं, कुछ बड़े गांव हैं। तो अगर एक गांव में 1,20,000 रुपए निकालना हो तो सिर्फ 24 रुपए का चंदा आएगा एक व्यक्ति के लिए। और आज के समय में 24 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती। इस 24 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1,20,000 रुपए का चंदा हुआ। इस 1,20,000 से उस गांव का छोटा मोटा काम हो सकता है, जैसे खेल का मैदान का सौंदर्यीकरण हो सकता है, तालाब का सौंदर्यीकरण हो सकता है, या उस गांव में कोई ऐसा गरीब लड़का हो जो बहुत पढ़ने में अच्छा हो लेकिन उसके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हों पैसे के कारण, तो उसकी पढ़ाई हो सकती है अच्छी से। किसी गरीब घर में उसकी बेटी की शादी हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है, और सिर्फ 24 रुपए ही आएगा। तो ये भी बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा कि जब कभी गांव में अगर इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ जाए तो चंदा लगाकर भी, जो बहुत छोटी रकम होती है, उससे भी उस गांव में बहुत बड़ा काम हो सकता है बिना किसी सरकार की मदद से भी। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। क्या क्या समझेंगे, किसको समर्पित है, उद्घाटन कब हुआ, ऊंचाई कितनी है, स्थान कहाँ है और किस कंपनी ने बताया। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही महत्वपूर्ण है। अभी मैंने पीछे जो बताया आपको कि 24 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पर 24 रुपये कोई दिया नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में 24 रुपये आ रहा है, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है वो हम सबके टैक्स से ही काम करती है। कोई भी गरीब व्यक्ति भी टैक्स देता है, मध्य वर्ग का भी देता है और अमीर देता है। वो टैक्स ही सरकार के आय के स्रोत हैं। इसलिए कोई भी काम जो सरकार करती है तो उसमें यही माना जाता है कि जनता का ही पैसा उसमें लगा है।
तो यहाँ कैलकुलेशन करने का भाव ये था। अब देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इसलिए समर्पित जो मैंने लिखा है वहां पे आप लिखिए सरदार पटेल। अब सरदार पटेल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कभी, थोड़ा सा समझ लीजिए कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए इस मूर्ति का जो उद्घाटन है वो 31 अक्टूबर को ही किया गया। और कब किया गया? 2018 में, 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। और ध्यान रहे 31 अक्टूबर 2013 से इस मूर्ति के निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था। तो 31 अक्टूबर। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ज्यादा ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर की ऊंचाई की मूर्ति दुनिया में अभी कोई नहीं है। अगर इसको आधार तल से देखा जाए, आधार तल का मतलब कि पहले ये किस पर बनाई जाएगी मूर्ति, उसका एक आधार बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। तो ये जो 182 मीटर है वो आधार के बाद से है, यानी कि उनका जहां से पांव शुरू होता है वहां से उनके सर तक की ऊंचाई। लेकिन हम आधार को भी जोड़ लेंगे उसी में, तो आधार तल से ये 240 मीटर हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक। स्थान गुजरात राज्य है। गुजरात का एक जिला है नर्मदा जिला, नर्मदा जिला। और ध्यान रहे नर्मदा नदी के बीच में, यानी कि नर्मदा जिले में नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के बीच में, जैसे ये नदी बह रही है तो बीच में एक टापू है, यानी कि स्थल है, इसके दोनों ओर से जल बहता है। तो ये स्थल, इस टापू का नाम है साधु बेट, साधु बेट। साधु बेट द्वीप भी कह सकते हैं इसको। इस स्थान का नाम है साधु बेट। तो इसी साधु बेट द्वीप पर, जो कि नर्मदा नदी के बीचों बीच है, नर्मदा जिले में, गुजरात में है, उसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया गया है। किसने बनाया? तो कंपनी का नाम है L&T, लार्सन एंड टर्बो कंपनी। इसने इस मूर्ति को 2989 करोड़ में बनाया। ध्यान रहे इस मूर्ति को बनाने के लिए बोली लगाई गई थी। तो भारत सरकार का अनुमान था कि 3000 करोड़ तक बोली लगेगी, लेकिन उससे कम में ही सबसे कम बोली लगाई इस कंपनी ने, L&T ने, और 2989 करोड़ में इसको बनाया गया। इसका रखरखाव भी इसी में शामिल है। तो आज मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में जो खर्च हुआ है वो भारत के प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस समय कितना धन था, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अपने नॉलेज के लिए भी आपको कम से कम इतना जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपको, आपका क्या सुझाव है इस पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, अपने सुझावों को आप जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, मुझे पता है भारत में दो पक्ष के लोग हैं। एक वे हैं जो सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी ये मानते हैं, एक वे हैं जो सरकार जो भी करेगी बुरा करेगी ये मानते हैं वो। तो आप किसी भी पक्ष के हों, या तीसरा पक्ष भी है न्यूट्रल, जिसको किसी से मतलब नहीं है, तो आप किसी भी पक्ष के हों, लेकिन आपका कमेंट की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी को ठेस ना पहुंचाए। आप जो भी लिखेंगे ध्यान रखिएगा, एकदम तार्किक ढंग से लिखिएगा, और भाषा की शैली ऐसी हो कि किसी को तकलीफ ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।